चलिए, तो अपन कहाँ गए थे लास्ट? होमवर्क दिया था, वो तो डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आगे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन कंडक्टर की। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखने के लिए दी थी, 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखने को दी थी, तो उसी को खत्म करके आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे 1-2 दिन बाद। पहले चैप्टर का थोड़ा समापन की तरफ ले जाते हैं इसको। अरे मैं काफी सारी लिखाऊंगा, चिंता मत कर। ला, एक बार वो सारी प्रॉपर्टी समझा तो दूं, है ना? कंडक्टर की बात निकाल लीजिए मॉड्यूल सब लोग, एक मेरे को दे दे ले। हाँ जी, देखिए कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ही क्या होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से फ्री एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट मूव करता है किसके अंदर? कंडक्टर्स के अंदर। दूसरा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। सही बात है, कंडक्टर्स में क्या होने वाला है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाता है? इक्वल। अच्छा, इसमें एक शब्द लिखा हुआ था, याद करो, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। जब आपने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हो तो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। उसका मतलब क्या है कि ये सब काम केवल, ये प्रॉपर्टीज केवल तब लगानी है जब चार्ज रेस्ट पे हो। क्योंकि जरा सोचो, जब बैटरी आ जाएगी आगे वाले चैप्टर में करंट में, और बैटरी में अगर कोई मेटल को आप जोड़ोगे तो बैटरी के इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगी। जबकि आपने क्या बोला, कंडक्टर में तो पोटेंशियल क्या होता है? सेम। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो सेम नहीं है। तो एक्चुअली में ये कौन सी कंडीशन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? डायनेमिक्स। क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है ना? तो करंट में ये होगा कि कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और उसके कारण क्या फ्लो करेगी? करंट। तो फिर डाउट जनरेट होगा ना, सर आपने कल तो बताया था कंडक्टर की हर पॉइंट पे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। अरे भाई, वो तब है जब बैटरी ना हो। बैटरी लगा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ रुख करते हैं। अगली है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लिए चार्ज कहीं भी दो, कहां जाएगा? बाहर। अगला, इफ देर इज ए कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। सवाल समझना क्या कहता है कि सोचो कैविटी है कंडक्टर में। अब कैविटी है कंडक्टर में, तो कंडक्टर का मेटेरियल कहां लग रहा होगा? यही लग रहा होगा। अरे मेटेरियल तो यही होगा ना भाई। शेल में क्या लग रहा होगा? मटेरियल। वो कह रहा है कि अब आप कोई क्यू चार्ज दो इसको, तो अब ये क्यू चार्ज कहां आएगा? इस सरफेस पे आएगा, इस पे आएगा, कि बाहर जाएगा? बाहर ही जाएगा। कैविटी की तरफ नहीं आएगा, कहां जाएगा? हमेशा बाहर। समझ में आई बात? यही प्रॉपर्टी पढ़ लो। इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर हैविंग नो चार्ज, कैविटी में कोई चार्ज नहीं हो, देन चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू। क्यों? कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड लाइन अंदर आएंगी नहीं। अगर आती तो, अगर आ जाती तो नेट फील्ड जीरो हो जाती। अरे यार, अब मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में तो यही लाइन होती है। कंडक्टर बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। आईआईटी में कंडक्टर बहुत भारी टॉपिक होता है, बेहतरीन से विभाग बोलो भारी टॉपिक होता है। बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। तो कुछ मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि बच्चा मुझसे ये भी पूछता है, या आपको मन में भी आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों है कि चार्ज सरफेस पे आता है? ऐसा क्या खास बात है कि चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस। डाउट आता है ना ये? तो देख, इस डाउट, ऐसे डाउटों के लिए सुनिए। मान लो आपने कोई भी कंडक्टर लेके चला, मान लो कौन सा कंडक्टर लिया? न्यूट्रल। अरे कौन सा लिया? न्यूट्रल। अब मैं बोलूं कि आपने क्या लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, उसको यूनिफॉर्म दे दिया आपने, तो क्या होने वाला है? इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अरे बोलो सही। कंडक्टर की मुलाकात किससे हुई? फ्री इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चाहेंगे, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां इकट्ठे हो जाएंगे? यहां। क्या यहां जाएंगे कि और भी आगे जाएंगे? और भी आगे। तो मैक्सिमम आगे कहां जा सकते हैं? सरफेस तक। अच्छा, पॉजिटिव वाले कहां जाएंगे? इधर की तरफ। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अंदर फील्ड क्यों जीरो होता है। सोचो, एक फील्ड लगाया इधर, इसे ई, नेगेटिव वाले का ये मैं, हम इधर आ गए, पॉजिटिव वाले, तो क्या ये अपना सेटिंग बना के एक नया फील्ड नहीं बना लेंगे?
कहां से कहां, हाई से लो, और इसकी वैल्यू क्या हुई, ई इंड्यूस्ड, क्योंकि किसकी वजह से आया, इंड्यूस चार्ज। तो अब मैं बोलूं इनसाइड फील्ड क्या लिखोगे, नेट, नेट फील्ड इनसाइड क्या लिखोगे, ई माइनस ई इंड्यूस्ड। और ये कब तक इंड्यूस होता रहेगा, जब तक कि नेट फील्ड जीरो ना हो जाए। तो एक गलत शब्द है अगर देखा जाए तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कंडक्टर के अंदर, हेलो, कंडक्टर के नेट फील्ड जीरो होता है। अब बाहर से जो फील्ड लगाया, सोच उसको कंपनसेट कौन कर देता है, अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तभी तो नेट जीरो होगा। जब तक सेम नहीं आएगी तब तक ये चार्ज कहां जाता रहेगा, पीछे, ये चार्ज आगे। और जब दोनों बैलेंस हो गए तो नेट फोर्स जीरो, अब चार्ज रुक जाएगा। और उस स्थिति में चार्ज कहां मिलता है, सरफेस पे। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि कंडक्टर में चार्ज कहां रुकता है, सरफेस पे। क्यों रुका सरफेस पे, क्यों रुका सरफेस पे, ताकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। क्या बात समझ में आई। अब अगर नॉन कंडक्टर होता तो, नॉन कंडक्टर दिक्कत क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इधर की तरफ इंड्यूस चार्ज नहीं आता, तो ई कैंसिल नहीं हो पाता। ठीक भाई, नॉन कंडक्टर में क्या होता, न्यूट्रल नॉन कंडक्टर लिया तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, नॉन कंडक्टर का मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसका मतलब वही शेल होती है, आउटर शेल, पढ़े होंगे आपने यार, सिलिकॉन जर्मेनियम से पहले जो आते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम से जो पहले आते हैं 13 14 ग्रुप जो है वो सेमीकंडक्टर है, 14 से पहले जो भी आएंगे मेटल्स, वो सब क्या है, कंडक्टर्स। अरे मेटल, जैसे कोई मेटल उठा लो, कॉपर है, कॉपर का क्या होगा, आउटर शेल, क्या आउटर शेल एम्प्टी रहेगी, हाँ एम्प्टी रहेगी, तो उसमें क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है उसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे कंडक्टर वही होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, कंडक्शन। एक्चुअली करंट कैसे फ्लो हो रही होगी जरा सोचो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नेगेटिव वाला कहाँ गया, इधर, और पॉजिटिव कहाँ चला गया, इधर, तो चार्ज कहाँ जा रहा है, इधर नेगेटिव वाला, और हमें लग रहा है कि पॉजिटिव कहाँ भाग गया, इधर, जबकि भागा कौन है, इलेक्ट्रॉन। वही बात, 3 लोग रास्त एक साथ लाइन में खड़े हैं, जिसको मरना हो वो आगे आए, 2 पीछे चले गए, दो, तो लोगों का लगे कौन आ गया, एक बीच वाला आगे आ गया, यही हो रहा है। अंदर कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन, और दुनिया क्या बोल रही है, पॉजिटिव आगे जा रहा है। तो मैं यही बताऊंगा कि करंट की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या आती है, अपोजिट आती है। चलिए आगे बताइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग, ये आपको याद रखना कि कोई भी कंडक्टर हो कैसी भी शेप का, अजीबो गरीब शेप का भी कंडक्टर होता है, तो उसके आउटर सरफेस पे नियरली, नियर बाय कोई भी आउटर सरफेस अगर होगी, नियर बाय का मतलब जस्ट इसके यहीं पर, तो हमेशा कैसा भी हो, हमेशा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। चाहे तो प्रूव कर सकता है, कैसे, जरा सोच, मैंने आपको कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ाया था, और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ यहां पर कितना आता है, तो चिल्ला के बोलेगा तो के क्यू बाय आर। मैं चाह रहा हूं किसके रूप में याद कर, सिग्मा, सिग्मा के रूप में यही आंसर आएगा। चेक करते हैं, सिग्मा डिफाइन है मान ले इसकी, तो के की जगह क्या लिखता, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर, क्यू की जगह सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया क्या होगा इसका, 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर साफ क्या आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, ये स्फेरिकल नहीं, कैसी भी शेप का, कैसी भी शेप का, मैं बोलूं कोई मरा हुआ भी ऐसे मिले, ये कंडक्टर है, तो इसके जस्ट यहां, 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 यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो रीजन है, कंडक्टिंग प्लेट में कितना आता है, कंडक्टिंग प्लेट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
तो कंडक्टिंग प्लेट क्या बन गई? कंडक्टर। अरे सोचो ये सब जंक्शन है, जंक्शन पे आके सब चीज मिल गई, तो कंडक्टर क्या है? जंक्शन। प्रॉपर्टी तो सब प्रॉपर्टी यहां आके मिल गई कि ईपीएस कंडक्टर होता है, वहां फील्ड परपेंडिकुलर होता है, अंदर चार्ज नहीं रुकता है, फील्ड जीरो। क्या ये बातें हम पहले नहीं कर चुके? मगर सारी जाके कहां मिल रही हैं? कंडक्टर पे। आगे बताओ अगली प्रॉपर्टी। ये मैंने बता ही दिया, कंडक्टर का ग्राउंडेड हो तो पोटेंशियल जीरो, और अगर आइसोलेटेड है तो खाली ये कंडक्टर है तो उसका चार्ज भी जीरो। यहां तक लिखा दिए थे ना। अब अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट 11वां, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 11वीं प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में V is constant throughout the volume of conductor, is constant throughout the volume of conductor, is constant throughout the volume of conductor। सही बात है। मतलब क्या बताना चाह रहा है कि चाहे अजीब सी शेप का क्या हो कंडक्टर, पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे इनसाइड सेम, क्योंकि अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस, और अंदर की हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। भूल गए है ना? मैं खुद बोल रहा हूं, आप अपनी स्थिति खुद देख सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूं। आप लोग रिवाइज पता नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आंखें में वो चैप्टर नहीं दिख रहा मुझे जो दिखना चाहिए। दो चार को छोड़ दो, क्यों रिवीजन नहीं कर रहे हैं? निराश होकर चल रहे हैं कि बस ठीक है सर, अब ऐसे नहीं चलेगा भाई, जगाइए अपने आप को। अभी तो समय है, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। अगर कुछ बैकलॉग भी हो जाता है, दो दो तीन तीन दिन भी अगर करोगे तो भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है। 11 मई का टेस्ट है। तो उस टेस्ट में पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, क्योंकि पेपर भी उल्टा ही दूंगा। उल्टा मतलब नीचे के टॉपिक्स जो लास्ट में पढ़ा है वो टॉपिक्स ज्यादा होंगे। 11 मई तक तो करंट भी हो जाएगा, इस वीक में खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर क्या शुरू करूंगा? करंट। करंट का भी आगे आगे का पार्ट तो आएगा ही आएगा। तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो पढ़िए। एक ही चीज सोचो, बहुत बार आती है, फील्ड और पोटेंशियल, फील्ड और पोटेंशियल, पोटेंशियल वैल्यूज को तो याद रखो। कंडक्टर नॉन कंडक्टर बार बार चिल्लाता रहूंगा। कंडक्टर में अंदर फील्ड जीरो, पोटेंशियल सेम। तो ये कह रहा है कि कंडक्टर चाहे कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो, तो भी अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आए। क्या आएगा? सेम आएगा। अगला पॉइंट, अच्छा कभी ऐसा हो जाए, मान लो कोई अजीब सी शेप का कंडक्टर होता है, जैसे मान लो ऐसा कंडक्टर हो, तो कुछ ये कंडक्टर है, मैं एक तरह से पेना शार्प करना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। ये कंडक्टर बनाया मैंने कुछ पॉइंट बनाए, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। क्या तीनों जगह शेप सेम है? कर्वेचर देखो, कर्वेचर कर्वेचर। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमें पता है तीनों में फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। लेकिन तीनों जगह सिग्मा क्या होगा? अलग अलग। तो सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे आपको ये सिखाना है कर्वेचर क्या होता है। हालांकि मैं ये मान रहा था कि आपने ऑप्टिक्स में सीखा है, लेकिन सुबह मैं समझ गया कि आपने नहीं सीखा है। आपने तो केवल ये सीखा है कर्वेचर होता है। क्या होता है कर्वेचर? कर्वेचर का मतलब होता है कि किस सर्कल का ये हिस्सा है। और आसान समझाऊं, जो जितना ज्यादा कर्व होगा उसका उतना कम कर्वेचर होगा। सोच में बोलूं, तू देख, कोई चीज फ्लैट है और कोई चीज ज्यादा मुड़ी हुई है, तो इससे जब इमेजिनरी सर्कल बनाएगा तो वो बड़ा बनेगा, तो उसकी रेडियस ज्यादा। और इसका बहुत सारा पार्ट तो आपने बना दिया,
तो आपके पास चॉइस क्या बची? कम, तो इसकी रेडियस क्या आएगी? कम। तो जो मुड़ा हुआ ज्यादा होता है उसका कर्वेचर कम होता है। स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर सबसे ज्यादा कितना? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर, अगर वो स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूला में आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर। 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब क्या करूं? f के साथ r का रिलेशन क्या है? r बाय r, हाँ मतलब f बराबर r/2। तो मैं बोलूं f बराबर क्या आ गया दोस्त? r/2। तो मैं बोल सकता हूं कि 1/f बराबर 2/r। अरे सही, r क्या है? इनफाइनाइट। तो 1/f बराबर 0। अरे यार, 1/f की वैल्यू 0। तो 1/v प्लस 1/u बराबर, तो 1/e बराबर, तो v बराबर u। वेलकम टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस सेम आती है। खैर, क्या मेरी बात समझ में आएगी? तो अगर नहीं आएगी तो ये बात लिख लेना, पूरी फिजिक्स में काम आती है बेटा ये। कर्वेचर का मतलब होता है जिसका जितना ज्यादा कर्व है, ऐसे याद रखना, यहीं पे लिख देना, कर्व ज्यादा है। कर्व को और देसी लिखो, मुड़ा हुआ, ज्यादा मुड़ाव, ज्यादा मुड़ाव, रेडियस कम, बस खत्म किए। अब तो जो अपने आप दिखेगा ज्यादा मुड़ाव है कि यहाँ पर ए पे ज्यादा कि बी पे? चलो ए को हटा ही दो, बाहर में गए, दो ही ले लिए, ए और बी। अब मुझे बता ए और बी में से ज्यादा मुड़ाव किस पे? ए पे। तो ए का सिग्मा कम होगा किसके कंपेयर में? बी के। कैसे? ए सॉरी, ए पर रेडियस, ए पर रेडियस कम, और सिग्मा क्या है रेडियस का? तो यहां पर चार्ज ज्यादा, जहां सिग्मा ज्यादा वहां चार्ज ज्यादा, वहां फील्ड ज्यादा। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय हमेशा याद होना, क्योंकि वो एग्जामिनर सोचता है कि तुझे केवल किसका याद है? क्यू का, क्योंकि तू 12वीं बोर्ड का विद्यार्थी है। 12वीं बोर्ड के सारे सवाल के क्यू बाय आर स्क्वायर से होते हैं, कॉम्पिटिशन के सारे सवाल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से होते हैं। तू अगर देखेगा तो अपने इसमें मॉड्यूल में से सवाल मिलेंगे, किसके मिलेंगे? सिग्मा के। तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। तो ज्यादा मुड़ाव रेडियस कम, तो यहां मुड़ाव ज्यादा, तो रेडियस ऑफ ए कम होगी रेडियस ऑफ बी, तो सिग्मा ऑफ ए ज्यादा होगा सिग्मा ऑफ बी, तो ई ऑफ ए ज्यादा होगा ई ऑफ बी से। लेकिन पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा। Potential is constant throughout the volume of conductor। वो क्या है? ईपीएस। अगर यहां और यहां अलग हो गया तो फिर वो ईपीएस ही नहीं रही। सोचो यहाँ पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, यहाँ हो गया 12 वोल्ट, तो क्या इसकी सरफेस इक्वी पोटेंशियल बन पाई? इक्वी पोटेंशियल कब बन पाएगी? हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। एक एक वर्ड समझना चाहिए, नहीं आया समझ में? छिपो, क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नहीं, अगला पॉइंट लिखो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी ब्रैकेट में सिग्मा, चार्ज डेंसिटी अगला पॉइंट ब्रैकेट में सिग्मा इज प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, is inversely proportional to the radius of curvature। charge density sigma is inversely proportional to the radius of curvature। ब्रैकेट में ही लिख देना, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रहा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
ठीक। अब नीचे एग्जाम्पल में ये चेप दो, बताओ ज्यादा चार्ज कहां पर होगा? तो अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा तो पता है यहां यहां चार्ज पास पास होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहां डेंसिटी क्या है, ज्यादा, और यहां थोड़ा दूर होगा चार्ज। तो यहां पर चार्ज एक्यूमुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से पता है चार्ज लीक होना शुरू हो सकता है। मतलब कभी भी इसे चार्ज लीक होगा तो कहां से होता है, यहां से। इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। लिखाऊंगा पर ये कोरोना डिस्चार्ज, मतलब जो मुड़े हुए पार्ट्स होते हैं वहां चार्ज, वहां फील्ड। और कभी आपने देखा होगा जो तार होता है, तार जहां से मुड़ा हुआ रहता है वहीं से करंट आता है। प्रेस देखिए, प्रेस, प्रेस में जो वायर होता है उसको बार बार अपन रैप करते हैं काम करने के बाद, तो वो मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो गांव में टेप लगा देते हैं वहां पे मुड़ाव पे, क्योंकि करंट कहां से आएगा, वहीं से आएगा, क्योंकि जहां मुड़ा होगा वहां रेडियस कम, रेडियस कम, तो सिग्मा, तो चार्ज, तो वहीं पर लीकेज शुरू हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं कि घड़ी करके प्रेस को, जो वायर है उसको सीधा रखो। पता ही नहीं इतना तो, जी रहा हूं सर बस। एक्सेल 2, ठीक। पहली क्लास कल ए आंसर की है, दूसरी ए आर जी की है, तीसरी एम के टी की है, और चौथी जी सर की है। कल का टाइम टेबल चेंज है। 3 क्लास क्यों है? 3 तो आज थी ना। बहुत जल्दी 3 क्लासें कर दें आपकी, कोई दिक्कत थोड़ी हमें। दिक्कत तुम्हें नहीं है भाई, दिक्कत ही है। सैटरडे को क्लास, हाँ, लेकिन मना कर दिया गया है। बोल रहे कि सभी कर रहे हैं तो बच्चा ये भी बोल देगा कि सर सब जगह छुट्टी हो रही है, आप क्यों नहीं कर रहे? अरे अन अकेडमी के हर सेंटर पे हो रही है बेटा, इसलिए तो रुक जाओ, और थोड़ा और स्लो हो जाओगे तो अपने आप हो जाएगा। अपना तो सही चल रहा है मामला, चिंता मत करो। हो गया मामला, लिखो। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 45 निकालो, मॉड्यूल लेके आया करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉपी में नहीं करा सकता। एग्जाम्पल 45 निकालो, पेज नंबर 42। ले, ये किसका था? पीछे है सबके पास। एग्जाम्पल 45 निकालना, पेज नंबर 42 पे। देखो सवाल को पढ़ो, पेज नंबर 42 पर। कंपेयर करना है फील्ड, सिग्मा, सब कुछ। बस अब आपको अपना आप दिख रहा चाहिए। अच्छा, तीनों पर पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम। अच्छा, किसका कर्वेचर ज्यादा है? ज्यादा कर्वेचर सी का। कर्वेचर ज्यादा किसका है? जो कम मुड़ा होगा। मुड़ा हुआ कम कौन है? सी। तो सी का कर्वेचर, सी का कर्वेचर ज्यादा, तो सी पर सिग्मा कम, तो सी पर ई भी कम। बस ऐसा क्वेश्चन है, देखो। नहीं होगा, हो जाएगा। ए पर, ए पर घुमाव क्या है? ज्यादा, तो कर्वेचर कम, तो सिग्मा ज्यादा, तो फील्ड भी ज्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोरोना डिस्चार्ज। ये एनसीईआरटी की वो है पॉइंट्स, तो उन्हीं को मैं प्रॉपर्टी के साथ लिखा रहा हूं। कोरोना डिस्चार्ज, प्रॉपर्टीज के अंदर ही कौन सी प्रॉपर्टी है? 12वीं, 13, हाँ, 13वीं प्रॉपर्टी के अंदर लिखना है कोरोना डिस्चार्ज। लिखो भाइयों। हाँ जी, लिखिए। चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर, चार्ज फ्रॉम अ कंडक्टर, चार्ज फ्रॉम अ कंडक्टर हैज टेंडेंसी, charge from conductor has a tendency to leak, to leak
नियर शार्प एजेस। चार्ज, स्टार्ट कर रहा हूं, चार्ज फ्रॉम कंडक्टर हैज टेंडेंसी टू लीक फ्रॉम शार्प एजेस। हाँ, नियर शार्प एजेस। शार्प एजेस से क्या करता है वो, लीक करने की टेंडेंसी में रहता है। बिकॉज, बिकॉज इसी में लिखो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाईएस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाईएस्ट ऑन द शार्प एजेस। सही बात है। शार्प केस का मतलब क्या, घुमाव ज्यादा, घुमाव ज्यादा होगा ना। शार्प का मतलब क्या, पैना, हाँ रेडियस क्या हो जाएगी, कम। शार्प यही तो हुआ, तो यहाँ घुमाव इसके कंपेयर में ज्यादा, तो रेडियस क्या आएगी, कम ही तो आएगी। हाँ, तो वैसे समझना है, वैसे समझ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले, नेक्स्ट 14 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई खाना लेके आता है क्या तुम में से, कोई किसी के पास फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर। देखो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और आपने कभी ग्रेविटेशन के अंदर से एनसीईआरटी पढ़ी हो, हमारा हालांकि तुम्हारा काम पढ़ता नहीं है ना एनसीईआरटी पढ़ने का, वो तो मास्टर का काम है। तो इसमें एक शब्द आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज पॉसिबल बट ग्रेविटेशन शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ वाई। एनसीईआरटी आया तो थी, वो आपसे सोचवाता है। तो उसी पॉइंट को मैं उठा रहा हूँ कि शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, शील्ड, प्रोटेक्ट करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यही तो हुआ ना यार, जरा सोचो, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में आपने कोई भी कीमती चीज रख दी, मान ली रख दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, करंट। अब मान लो यहां से कोई भी चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, उससे क्या निकलेगी, फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस इसके क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर, लेकिन, लेकिन इसमें घुस ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें ये क्या है, जीरो, यहीं से निकल जाएंगी। तो ये चीज क्या हो गई, प्रोटेक्टेड। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उस पर बाहर से आने वाले किसी फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इट इज प्रोटेक्टेड। अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी चीजें शील्डिंग की, आपने कभी देखा हो तो दो शब्द होते हैं, मैं तो आपको और थोड़ा समझाऊंगा, इंटरेस्ट पैदा करूं फिजिक्स में। फेराडे केज सुना है, अरे फेराडे केज, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कभी आपने देखो, एक सिंपल सवाल पूछो, खूबसूरत सवाल होता है कि मान लो तूफान आ रहा है, बिजली गिरने की चांसेस है, आप कार के अंदर है, तो व्हाट यू विल डू, फिजिक्स के हिसाब से, कार से बाहर निकलूं, कार की छत पे चला जाऊं, कार की छत को पकड़ लूं, या फिर जमीन पे लेट जाऊं, क्या करना चाहिए, तो खेल खत्म। जमीन पे जब लेट गया तो लाइट जब आई, तो खुद की बॉडी तो क्या है, कंडक्टर, आपके थ्रू कहां जाएगा चार्ज, पर आप पे तो आ गया ना, आपका तो खेल खत्म। अब जरा सोचो, कार किसकी है, मेटल की, अब आप उसके अंदर सेफ बैठे हैं, क्या आएगी, चार्ज आया, क्या ये मेटल की बॉडी कंडक्टर है, चार्ज यहां से यहां निकल गया, यहां से भाई से, लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के बैठ गया तो खेल खत्म। अब ये क्या है, फिजिक्स ही तो है। पता है आजकल जो कारें आ रही है जिनमें सनरूफ आता है, फाइबर की उसमें क्या बन रही है, शीट। फाइबर क्या कर सकता है, फाइबर चार्ज को कहां भेज सकता है, अंदर, तो बचने की चांस क्या है, कम आज की घड़ियों में। अब सुनो, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक क्या होता है, फैराडे केज। फैराडे केज क्या होता है, समझो लक्ष्मण रेखा, कि हर वस्तु के आसपास एक ऐसा केज बनाया जा सकता है जिस केज से कोई भी ईएम वेव अंदर घुस ही नहीं सकती।
कंडक्टर, ये भी कंडक्टर का होता है। जैसे आपने देखा हो, मैं एक एग्जांपल, बहुत सारे वीडियो होते हैं यूट्यूब पे कि मोबाइल को अगर आप फॉइल पेपर में रैप कर दो तो कॉल ही नहीं आएगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं है, तो लोग क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अबे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग केवल किससे होगी? चार्ज से या करंट से। मोबाइल चार्ज से हो रहा है क्या? मोबाइल तो ईएम वेव से। तो वेव को रोकना क्या कहलाता है? फैराडे केस। अरे कभी आपने देखा हो तो लिफ्ट नेटवर्क चला जाता है। लिफ्ट किसकी है? मेटल की। अरे नहीं नहीं, फैराडे केस होता है ना। हाँ, वो अलग बात है, खुलते ही तुरंत नेटवर्क क्योंकि क्या मिल गया उसको? रास्ता मिल गया। तो इसे क्या बोलते हैं? फैराडे केस। अरे तो सोचो, मैग्नेटिक जो ये एमआरआई मशीन होती है, एमआरआई मशीन में तो वेव से निकल रही है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलती उसको छूने पे? क्योंकि क्या होता है, उस ईएम वेव्स जो यहां से निकल रही है उसके आसपास क्या बना देते हैं? कोरोना, सॉरी, फैराडे केस। तो जैसे वेव निकल भी रही है तो उस रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। ज्यादा ज्ञान दे दिया ना? क्या मजा आया जीवन में, दुनिया में क्या चल रहा है? तो आप जिस एमआरआई मशीन पे बेखौफ काम करते हैं उसके पीछे भी एक इंजीनियर का ही हाथ है। अरे डॉक्टर काम करता है ना। याद करो, एमआरआई मशीन में बोल रहा था मेटल्स को लेके मत जाइए। कारण क्या है कि मेटल मैग्नेटिक फील्ड ही तो है वो। तो अब मेटल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। ईएम वेव का टेंशन नहीं है, लेकिन मैग्नेट का तो टेंशन है। अरे नॉन मेटल्स की दिक्कत थी ना? नहीं है। मैं धागा पहन के जाऊं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो ईएम वेव अंदर तो घुस नहीं पा रही, क्योंकि उसको किसने रोक रखा है? फैराडे केज ने। लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर को थोड़ी रोक सकते हो, वो तो किसकी वजह से है? मेटल की वजह से। क्या समझ में आया? दो शब्द समझ में आए, फैराडे केज और। अब सवाल आता है ग्रेविटेशन शील्डिंग क्यों नहीं होती? ग्रेविटेशन शील्डिंग का मतलब क्या है कि अगर एक मास के अंदर एक मास रख दूं तो उसमें ग्रेविटेशन फील्ड तो पास कर जाता है। कारण सुनिए, अगर आपको समझ में आ गया कि क्यों जीरो होता है अंदर, क्योंकि इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अरे नेट जीरो क्यों होता है? माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर। अब जो मास है, मास के अंदर इंड्यूस मास होता ही नहीं है। तो यहां से अगर कोई इंटेंसिटी आ रही है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो इसे रोकने के लिए मास अपने आप को एडजस्ट, जैसे प्लस मास माइनस मास थोड़ी आ सकता है, तो ये इससे प्रोटेक्टेड है ही नहीं। ये महान ज्ञान दे दिया ऐसा। ये पॉइंट है, क्या समझ में आया कि मास में शील्डिंग क्यों नहीं हो सकती? मास में शील्डिंग क्यों नहीं हो सकती? शील्डिंग का मतलब फील्ड खत्म। तो किसी कंडक्टर में ग्रेविटेशन फील्ड खत्म नहीं हो सकता, मतलब मास को रख दो तो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड खत्म करने के लिए मास को इंड्यूस होना, और मास इंड्यूस नहीं होता। पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है? क्योंकि कंडक्टर, ये भी आता है कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कंडक्टर में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कंडक्टर में ही क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फील्ड के साथ इंड्यूस हो सकते हैं। समझ में आई? लिखो, शील्डिंग में लिखो, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ कंडक्टर, any object placed inside a conductor remains safe from the outer electric field, 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 from the outer electric field। मैं आपको दिखाता हूं कोरोना केस। कोरोना केस नहीं, फैराडे केस।
देखो आप, उसको कुछ नहीं हुआ अंदर, देखो ये आ रहा है, ये इसमें है, हवा में, भैया हवा में। इसको तो इलेक्ट्रोड शील्डिंग भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि करंट को रोक रहा है ना ये तो। टच करने में भी देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको, कोरोना केस में तो कोरोना केस में कुछ अलग है ना, इलेक्ट्रोड शील्डिंग इज डिफरेंट, ये शील्डिंग नहीं है, ये क्या है, कोरोना केस। ये म्यूजियम में रखा हुआ है वहां फॉरेन में, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और आप शील्डिंग बताता हूं, अरे इसकी बात पे हंस जाना भाई, क्या कर रहा है एक बार, है ना, हाँ, ताकि शांत हो जाएगा ये। अब देखो ये इसी में शील्डिंग दिखा रहा नहीं, तो कई लोग क्या करते हैं, दोनों एक चीज बताते हैं, दोनों नहीं है। शील्डिंग मोबाइल का वाला आएगा एग्जाम्पल, अभी शील्डिंग मोबाइल का एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि मोबाइल तो क्या रोक रहा है, ईएम वेव्स, ये वही करेगा, देखो मोबाइल रोकेगा इस फॉइल पेपर में, ये तो हमने बचपन में 10 बार कर लिया, मुंह पे भी करके दिखा रहा है, ये फेराडे केस। हाँ ऐसा कुछ है, साउंड से क्या करेगा, साउंड सुनना है ना, ये तो हम घर पे देख लेंगे सर। अरे मर गया क्या ऐसे, ये तो इलेक्ट्रोस्कोप आ गया। अब इसको वीडियो को टाइम बढ़ाना था खाली, समझो ये स्टाइल समझ लो आप, शील्डिंग लास्ट के 1 सेकंड बता देगा ये, पहले क्या बता रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि इसको शील्डिंग आता ही नहीं होगा, ये कम आता होगा, लेकिन खेल पूरा दिखा रहा है वो, और मेरे में इतना पेशेंस है ही नहीं। अच्छा इसने उसी को प्रोटेक्ट करके दिखा दिया, समझ क्या किया, समझ में आया, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में क्या रख दिया, मेटल, तो अब उसकी पत्तियां हिलेंगी डुलेंगी नहीं, क्योंकि चार्ज की फील्ड लाइन कहां नहीं गई, अंदर। ठीक है, ये भी ठीक है, सस्ता है ये। चलिए लिखिए, लिख लिया बेटा, फटाफट लिखो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, क्या लिखा, वापस बोल देता हूं, any object placed inside a conductor remains safe from the outer electric field because electric field inside conductor is zero। ये डायग्राम दिखा दो, ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। कभी कभी देखना, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, जहां पे आपका हॉस्टल है या हमारे मल्टीज बनी हुई होती है, वहां पे ऊपर कंडक्टिंग वायर लगा रहता है, एक ऊपर रॉड सा निकल रहा रहता है ना अर्थिंग के लिए, और उसका एक कनेक्शन कहाँ होता है, जमीन पे, तो उसे लाइट आएगी और लाइट उस पर गिरी, तो वो कैसा है, कंडक्टर, वो सारा की सारा ट्रांसफर कर देगा जमीन पे, तो छत वगैरह क्या हो गई, सेफ हो गई। चले भैया,
ये खत्म हुआ कंडक्टर की खाल। अब स्टार्ट करो इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग लिखो फटाफट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान है, 6-7 फॉर्मूले हैं बस। अब ये तो किसने कहा पता नहीं, क्या पता ये अपना ही खेल खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक तक का ही प्रॉमिस है अपना अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो, अ सिस्टम ऑफ, इसके अंदर थोड़ा लिखा देता हूं। डाई का मतलब क्या है, दो, दो पोल्स हो। तो लिखो, आपने उसमें केमिस्ट्री में सुना होगा ना डाइपोल मोमेंट, वैसा ही है, लिखो अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, a system of two equal and opposite charges, a system of two equal and opposite charges separated by a small distance, opposite charges separated by a small distance, separated by a small distance is called electric dipole, is called electric dipole। नीचे की लाइन से, every dipole, every dipole has a characteristic, every dipole has characteristic property, every dipole has characteristic property called dipole moment, every dipole has a characteristic property called dipole moment, dipole moment p, छोटा p, और वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर लगा देना नीचे की लाइन से। डाइपोल मोमेंट के बारे में लिख लो, डाइपोल मोमेंट लिखो। हाँ, इसके डाइपोल के अंदर ही, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as product of, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज को ले लो, विद मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, विद मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, चार्जेस। कैसे बोलना चाह रहा है, जैसे मान लो डायपोल के लिए पहली बात तो क्या होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मान लो मैंने सेटअप ऐसे बना लेता हूँ, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो पहली बात, डायपोल के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट। मैं बोलूं प्लस का 2 कूलाम और प्लस का 2 कूलाम, क्या ये डायपोल है, नहीं। मैं बोलूं माइनस का 2 कूलाम और प्लस का 4 कूलाम, क्या ये डायपोल है, नहीं। डायपोल के लिए दोनों चार्ज सेम और नेचर अपोजिट, और डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, कम। कम किसके, हमेशा कम ज्यादा किस में होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे कम क्या है, कम का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके कंपेयर में दोनों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर, क्योंकि अब ना सेंटर इसका है ना सेंटर इसका है, सेंटर बीच में है, लेकिन इसके बीच, दोनों के बीच, दोनों की दूरी क्या मानी गई है, एल। तो सेंटर से कितनी होती है, L/2। तो जो P होता है वो डिफाइन कैसे किया जाता है, आइदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज ले लो विदाउट साइन, Q इंटू सेपरेशन कितना है, L। तो ये आ गया PQL। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नीचे लाइन लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन मान जाती है माइनस से प्लस। तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, यहां से यहां ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन है, पी वेक्टर की। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कन्वेंशनली direction is given as negative pole
टू पॉजिटिव पोल। ये फिक्स है डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं रखना विदाउट साइन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या लिखा है आपने, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन नहीं रखते, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस आई कैप। अगर ये एक्स एक्सिस में रखी है तो माइनस आई कैप, इसकी एक्सिस नहीं पता ना हमें कहाँ है। एक्चुअली में ये डायपोल मोमेंट क्यों बनाया जाता है, उसका कारण ये है कि डायपोल का पता कैसे लगे कि चार्जेस कैसे रखे हुए हैं। अब से जो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूं होगा तो उसे आई कैप जे की जरूरत नहीं है, क्या बोल देंगे, पी की दिशा में। तो ये जो पी है इसका मेन रोल क्या है, इस पूरे डायपोल की दिशा बताने का। जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लो फील्ड कभी यहां आ जाएगा आप, तो इसका आंसर इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, माइनस पी। क्या हो जाएगा, माइनस पी। नेक्स्ट लिखिए, यूनिट के बारे में लिख लो। यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ ऐसा यूनिट, ध्यान से नहीं, वो सेंटीमीटर पढ़ लेते लोग, कूलम इनटू मीटर। और केमिस्ट्री में सुनी होगी आपने डी बाय, और 1 डी बाय कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। ये नहीं पढ़ा, पढ़ा है भाई, डी बाय। अब क्वेश्चन करेंगे इसके। ये एल क्या है, एल ऐसा आएगा लेंथ ऑफ डाइपोल, तो एल की वैल्यू क्या है, लेंथ। अरे मतलब ऐसा लिखा है कि लेंथ ऑफ डाइपोल इज 3 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू 3। और ऐसा आ जाता है डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव पोल फ्रॉम सेंटर इज 2 cm, तो अब लेंथ 4 लोगे। चले, और मैं डिफाइन करने बस ये डायपोल मोमेंट लिखाना सीखना है। तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। फाइंड द dipole moment of following arrangements। पहला क्वेश्चन, चिंटू सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये डी डिस्टेंस। बताओ डायपोल मोमेंट क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा, क्यू डी। मजा आ गया सर है, बस। ये कोई भी वायर है, चार्ज केवल यही है, इसकी लेंथ एल। ये वायर की लेंथ पता है एल, डायपोल मोमेंट बताइए। तो P बराबर क्या होगा, Q इंटू मिनिमम डिस्टेंस। क्या L लोगे, या अगर इसको R मान ले तो क्या होगा, 2R। मगर आंसर में R है ही नहीं, ऑप्शन में मतलब R है ही नहीं, तो मुझे L की फॉर्म में निकालना आ रहा है। ये लेंथ कितनी है, पाई R बाई 2, सॉरी पाई R। अरे पूरी कितनी होती है, तो पाई R की वैल्यू L, तो R की वैल्यू L बाय पाई, तो P की वैल्यू 2QL बाय पाई। नमस्कार, मुश्किल है ना, आज तक कोई सवाल आया नहीं है। प्लस क्यू
माइनस क्यू आर आर। बताइए डाइपोल। अब इसमें आर दे रखा है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना कितना, √2r। तो P की वैल्यू Q इंटू √2r। यही बहुत मुश्किल लग रहा है सर। √2r कहां से आया, लिखा तो है नहीं सवाल में। कहते तो ये भी सवाल में दे रखा है। दिशा मैंने गलत बनाई ना, कहां से कहां आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ज्यादा ये तो एक एक जोड़ा ही बना हुआ है, बहुत सारे चार्ज दे देगा तो हमें क्या बनाने, जोड़े, किसका, प्लस का और माइनस का। जैसे चलते हैं आगे, जवानों चलें। क्वेश्चन नंबर 4, आइए मान लो ऐसा होता, यह माइनस का ट्यू क्यू 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 डी डी, नेट डायपोल मोमेंट। तो अब कैसे करते, पहले मैं बताता हूं, सोचते अपन बस, क्या है माइनस टू क्यू को तोड़ लू अपने मन में सहूलियत के लिए। ये क्यू है तो क्या इसको ऐसे लिख दू, माइनस क्यू और माइनस क्यू, एक माइनस क्यू की सेटिंग भाई के साथ और एक माइनस क्यू की सेटिंग भाई के साथ, सेटिंग कंप्लीट। और दिशा कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वही वेक्टर की तरह जोड़ देंगे, एक वेक्टर ऊपर क्या P, और ये भी मन में सोचो, ये भी क्या होगा, P होगा, और P की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू डी। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अरे कह दो तुम्हें आ गया, √2P, और P की वैल्यू √2QD। पेयर बनाओ, आंसर पाओ। एक बालक ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है बेहतरीन कि सर अगला चैप्टर आप पढ़ाओगे क्या। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि धमकी है, नहीं पता, नहीं पता भाई, अपना यहीं तक का ही था खेल। थैंक यू। देखते हैं क्या है स्थिति। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो थोड़ा कि मैं हट गया, प्रॉमिस बढ़ भी तो जाती है भाई, आगे एक्सटेंड हो जाता है ना मामला। वो तो एक के सामने दूसरे के बारे में ऐसे बोलना पड़ता है। देखो टीचर कितने ही पुराने हो, हम पुराने चावल हैं, हमें पता है कि बच्चा किस तरीके से मास्टर की तारीफ करता है, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट रहे ना। केमिस्ट्री वाले के बारे में तारीफ करो आप, किसकी, केमिस्ट्री की, अबे केमिस्ट्री सामने केमिस्ट्री की तो करेगा, फिजिक्स के सामने सर, और जैसे ही केमिस्ट्री आई, सर सब समझ में आ रहा है, सर वो सर फिजिक्स वाले सर ने सर पूरी क्लास को उनका समझ में नहीं आ रहा सर। बायो वाला सोच रहा है ठीक है फिजिक्स वाले को नहीं आ रहा होगा, फिजिक्स वाले के पास गए, सर केमिस्ट्री में ठीक ठाक है, फिजिक्स तो सर आप पढ़ा रहे मजा ही आ रहा है, लेकिन सर बायो में कुछ समझ नहीं आ रहा सर, पूरी क्लास बच्चे छोड़ देते हैं। अब केमिस्ट्री वाले के पास गए, सर पहली बार जानते हैं सर केमिस्ट्री समझ में आ रही है, बाकी सर फिजिक्स में तो पता नहीं सर होमवर्क भी डिस्कस नहीं करते हैं, पता नहीं सर क्या पढ़ा देते हैं, बहुत सर पता है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर, पूरी क्लास को उनसे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वो खुद का नहीं उठता कभी भी, पूरी क्लास को उसमें जोड़ देता है। बायोलॉजी, सर बायोलॉजी में जानते हैं सर वो पता नहीं सर उड़ा रहे हैं सर, वो सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब अगर कुछ जवान
मतलब नया टीचर है तो वो शायद इसको दिल पे ले सकता है, जैसे हम जब नए नए थे तो हमें लगता था यार है, लेकिन जैसे जैसे समाना बदलता है आपको समझ में आता है कि ये सब मिथ्या है। सच आपसे कौन बोल रहा है ये किसी को नहीं पता। तारीफ और बेइज्जती इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कभी भी ना तारीफ को सीरियसली लेना चाहिए ना बेइज्जती को। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप खुद कैसा काम करते हैं, आप कैसा पढ़ाते हैं। बस अपन तो इस सिद्धांत में काम करें तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ऐसा पढ़ा रहा है वैसा पढ़ा रहा है, लेकिन अपन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट होता तो मैं मेरी चीजें से मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं अगर खुद बैठा होता तो मुझे कैसे समझ में आता, मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। और टीचर को यही करना है। अब कोई जितना अच्छा विद्यार्थी होगा वो उतना ही अच्छा स्टूडेंट बनेगा। आप देखो इंडस्ट्री में टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट टीचर नहीं बन पाते। जो टॉपर्स होते हैं जिनकी फर्स्ट रैंक आती है वो बहुत अच्छे टीचर नहीं बन पाते। कारण वो एवरेज माइंड सेट से सोच नहीं पाते। उन्होंने क्वेश्चन देखा, उनका एक झटके में क्या जाता है आंसर। मगर हम तो ऐसे हैं जिनको 2 के क्यू का नीचे क्यू कट से कट गया वो भी पता होना चाहिए। तो फिर हमारे हिसाब से वो टीचिंग नहीं हुई ना। टीचिंग का मतलब है जो मुझे आता है वो समझाना आना चाहिए। तो मैंने कैसे कर दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कर पाओगे ये इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है पढ़ाई में और पढ़ाने में। चलें आगे, कैसे करें अब। तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी बस, और सेटिंग में तुम माहिर हो। माइनस क्यू और माइनस क्यू, एक ये रहा, एक ये रहा, क्या आएगा आंसर। अरे ये दोनों क्यों नहीं बने। चार्ज क्या है से, बोलो। एक ऐसे बनेगा क्या पी, ये भी ऐसे कितना पी, एंगल 60। अरे भूल गए। पी की दिशा कहां से कहां थी, तू फोर्स निकाल रहा है क्या, इसमें कंफ्यूजन आएगा। फोर्स ऊपर होता था, फील्ड ऊपर होता था। अबे डायपोल मोमेंट है, हमेशा कहां से कहा होगा माइनस से प्लस। सोचना ही नहीं है, रिजल्टेंट तो याद होगा। कहां आएगा बीचों बीच, और कितना आएगा 2p cos 60/2। अब बताओ पुरानी चीज याद नहीं, यूज नहीं आ रही ना, पुरानी आती ना ये आएगा। क्या लिखोगे cos 30, 2 से 2 साफ, तो √3q a, ये आंसर आ गया। अरे समझ में आ रहा है, और करा दो 2 5 10, 60 कैसे आया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्या। ये दोनों टॉपर वाला डाउट पूछ लिया यार। अरे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये इस साइड से जाएगा, ये इस साइड से जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, मन में जो डाउट हो वो पूछो, उसे मत पालो। ऐसे बच्चे हंसे रोए रोने दो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डाउट को रखने पे उस पर लगातार पानी चलता रहता है और वो पौधे की तरह बढ़ता जाता है, वहीं मार दो खत्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यही तो तुमसे बन रहे हैं। ये माइनस क्यू प्लस क्यू डी डी डी, नेट डायपोल मोमेंट निकालिए। कौन सा है, छठा है ना। जोड़े कितने बनेंगे, अब सुबह हमारा 20 मिनट इसी में खराब हो गया था। पहले मैंने भी 4 बना दिए थे क्योंकि मैंने क्वेश्चन को देखा ही नहीं था।
कितने बनेंगे? बिल्कुल गलत, 2 ही बनेंगे। आप लोग जो 4 सोच रहे वही स्टार्टिंग में मैंने सोच लिया था कि सोच ये दोनों गया, अब तेरे को लग रहा है एक ये बना दूं। अब ये बनाने के लिए यहां चार्ज 2 बार होना चाहिए था ना, एक की सेटिंग 2 की थोड़ी हो जाएगी। 2 के लिए कितनी चाहिए? 2 चाहिए। इससे समझ में आ जाएगा मिनिमम से। वो तो देख, तू इससे करेगा या इससे करेगा, आंसर सेम आएगा। अरे देवता, थाम, अपने आप को थाम। डिस्टेंस मिनिमम का मतलब होता है इस चार्ज तक जाने के 2 रास्ते हैं, 1 2, तो कौन सा लेगा? ये वाला। इसका और इसका नाम ही क्या हो गया? अलग। अरे बिमला है और ये शिमला है, तो बिमला शिमला में थोड़ी देखेगा, बिमला तक आने में कितने रास्ते हैं? 2, तो कौन सा लेगा? छोटा वाला। तो दोबारा देखो, इसमें क्या कर सकते हो आप? इसमें आपके मन में एक तो आ रहा है कि सर जोड़ा एक तो यही बन रहा है और एक ये बन रहा है, बिल्कुल। और किसी के मन में आ रहा है नहीं सर, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, दोनों से आंसर सेम आएगा। अरे जोड़ी समझ में आए? अरे इसका बता लिख दो यहां पर, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू। बताओ यहां से यहां क्या होता? उल्टा लिख दिया मैंने यहां भी, माइनस क्यू और प्लस क्यू। बताओ, अरे बोलो, क्या इधर जाएगा? कितना? क्यू एल, हाँ डी ले ले, क्यू डी। और इसमें भी कहा जाएगा इधर, कितना? क्यू डी। तो आंसर दोनों सेम डायरेक्शन में क्या आएगा? 2QD। अरे यार, इसी में बहस में तो यार खूब सुबह। ये वाला बताओ, ये वाला क्या था? माइनस, ये प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। अब ये ऐसे जाएगा तो इसको ऐसे बना ले। कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितनी है? √2D। तो क्या आएगा? Q √2D। अच्छा दूसरा वाला कहां जाएगा? इधर, सॉरी इधर आएगा ना। अब इसको को इनिशियल वेक्टर बना लो, को इनिशियल। इसको शिफ्ट करके कहां ले लो? यही ले लो। अरे 2 वेक्टर को जोड़ना है, एक यूं है और एक यूं है, क्या इसको शिफ्ट करके यहां नहीं कर सकते? टेल टू टेल वेक्टर। तो ये वाला ऐसे रन बेटा, इसे उठा के यही लिया आओ। हाँ ये भी कर सकते, इसे उठा के वहां ले जाते। तो इसको उठा के यहां लिया है तो कहां चला गया? नीचे। ये भी कितना? Q√2D और इनके बीच का एंगल 90। 90 पे क्या होगा? √2 टाइम्स ऑफ ये, तो इसका √2 करोगे तो वापस से Q×2D। अरे भाई मिनिमम डिस्टेंस का मतलब समझा? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये है बेटा, इस तक, इस चार्ज तक आने के यहां से कितने रास्ते हैं? 1 2। तो इसके लिए कौन सा लिया था? मिनिमम वाला। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये और ये, इस डायपोल के लिए मिनिमम तो ये वाला हुआ। अरे ये तो चार्ज ही अलग हो गए। एक ही चार्ज से डायपोल बनाने हो तो यहां पे देखो ना, चार्ज अलग थे कि सेम था? चार्ज एक ही तो था। एक ही चार्ज के कितने रास्ते हैं? 2। 2 अलग अलग चार्ज का एक ही रास्ता, वो नहीं, एक ही चार्ज के 2 अलग अलग रास्ते। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करो। देखो ये कितने पे? 90। 90 पे होता था √2 टाइम्स होता, तो √2 टाइम्स ऑफ इसका, तो √2 इंटू √2 क्या आ गया? 2। दिखना चाहिए। तो कैसे करिए, आंसर सेम आएगा। टेंशन ना लेगी, रटना है। ये इधर ही आएगा बीचों बीच, कितना आएगा? √2 टाइम्स √2QD। क्या आ जाएगा? 2QD। नमस्कार। अरे कर पाएंगे? अब हमें निकालने वही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो हेडिंग लिखो, 2 चॉइसेस है इसमें ना। एक और दो क्या? ये टाइम पास करते रहे ना अपन, क्या करेंगे करके। आगे पढ़ रहे, लिखे हेडिंग लिखो, घर के लिए दे दूंगा एक।
अच्छा सवाल बताओ, क्या कर दूं, एक को खाली छोड़ दो। अब जोड़े बनाने के हिसाब से प्लस और माइनस करते रहना है, वो मैं कर दे दूंगा। लो ले जाओ, इसको घर पे करना है होमवर्क। लिखना नहीं है अभी, पहले मैं सेटिंग बना लेता हूँ। क्या हुआ रे? क्या हुआ? ये ले, डी डी डी। अब इसमें है ना एंगल वेंगल का लफड़ा पड़ेगा यार, इसलिए तो मैं नहीं देना चाह रहा था। ये 30, ये 90। डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम घर ले जाइए। तुम तो एक काम करना, केवल नेट लिख लाना, उसको सॉल्व मत करना। कैसे करोगे मुझे बता दो। कंपोनेंट से करेंगे। चार्ज के कंपोनेंट आज तक पढ़ेंगे अपन ने। डायपोल का है, चार्ज पॉजिटिव तो ही नहीं अभी। अरे सेटिंग करेंगे यहाँ पर, ये खाली है ना पाई के हिसाब से, -3 क्यूब। इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, जोड़ो सबको। गलत आ रहा है ना, इसको क्या ले लो, -क्यू। अब सेटिंग के लिए यहाँ क्या जोड़ना पड़ता, +क्यू। जोड़ा जोड़ना, नेट चार्ज कितना हुआ, 0। हो गई सबकी सेटिंग। नहीं आया, इसको माइनस कर लेना, क्वेश्चन में इसको माइनस कर लो। मत लिखो, रहने दो। लिख रहे हो क्या? तो बस इतना लिख के छोड़ देना, बाकी सॉल्व मत करो। क्या सॉल्व करे, इसको टाइम पास है। बस मुझे ये सिखाना था कि अगर वेकेंट है तो सेटिंग के हिसाब से चार्ज पहले भी कितना है, 0, और बाद में भी 0, और सबकी सेटिंग हो चुकी है। एक सेटिंग ये रही, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, 3 डायपोल बनेंगे। अरे ये वाले दोनों क्यों नहीं बने? अबे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए कर रहा हूं। लिखिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट्स इन डाइपोल। ये डेरिवेशन आता है बोर्ड में भैया, पता है आपको। एनसीईआरटी के हम कितने चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 2। 2 चैप्टर खत्म हो गए एनसीईआरटी के। कैपेसिटर वाला बल्कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे करंट के बाद, तब 3 हो जाएंगे, चौथा भी हो जाएगा करंट। चले, अब देखिए, पहली बात तो एक्सियल पॉइंट्स का मतलब क्या है। एक्सियल पॉइंट्स का मतलब है +क्यू और -क्यू जिस तरफ रखे हैं, वो लाइन कौन सी हो गई, एक्सियल लाइन। जैसे सोचो, सुन ले, यहां +क्यू और यहां -क्यू, ये यूं रखे हुए हैं, तो ये लाइन क्या हो गई, एक्सियल। अगर ये ऐसे रखें तो ये लाइन एक्सियल। अच्छा ये टेढ़े रखें तो ये टेढ़ी ही क्या हो गई, एक्सियल। एक्सियल का मतलब एक्स या वाई नहीं होता, एक्सियल का मतलब प्लस और माइनस या डायपोल मोमेंट वाली लाइन। अलोंग द डायपोल मोमेंट वाली जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। अब समझने लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रॉडर साइड डायपोल की जहां रखी हो वो एक्सिस, मतलब जैसे ये +क्यू रखा हुआ है, ये ऐसे मान दिया, तो ये क्या है इसकी, ये क्या है, एक्सियल लाइन, और ये इक्विटोरियल लाइन। ये इक्विटोरियल और ये एक्सियल, तो बस वही 2 चीज निकालनी है। आओ मिलके करते सर, वैसे आ जाओ सामने। अच्छा इस डेरिवेशन में ध्यान रखना, दूरी कहां से लूंगा। अब कुछ सोच, देख मैं ऐसे सोचता हूं, अगर मैं इससे दूरी मानता तो ये बुरा मानता, इससे मानता तो ये बुरा मान, तो कहां से मानते हैं, सेंटर से।
तो जो भी दूरियां दी जाएंगी, ये तो एल है, जो भी चैप्ट उसकी पॉइंट की दूरी दी जाएगी वो हमेशा कहां से होगी, सेंटर से। तो ये सेंटर है सी, इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जहां पर फील्ड निकालना है कितनी दे रखी है, आर, यहां फील्ड निकालना है। तो बस जब फील्ड निकालेंगे तो प्लस माइनस की वजह से दिखाएंगे। इसकी बताओ प्लस की वजह से कहां पाएगी, बाहर। इसको नाम दे रहा हूं मैं ई प्लस। ई प्लस मतलब ई ड्यू टू प्लस। बहुत बढ़िया, चलो ये तो तुम्हें आ गया। ई माइनस, तो नेट कैसे निकालेंगे, नेट बड़ा माइनस छोटा। अब बड़ा छोटा कैसे देखें, क्या दोनों में चार सेम है, हाँ, जिसकी दूरी कम उसका ई ज्यादा। दूरी कम किसकी है, माइनस क्यू। अरे दूरी कम किसकी है, दूरी कम किसकी है, दूरी कम किसकी है, तो माइनस वाला क्या देखोगे पहले, तो ई ऑफ माइनस, और ये माइनस अलग है, ई ऑफ प्लस, बस दोनों वैल्यूज को जोड़ देते हैं। अब बोलो पॉइंट चार्ज तो हो गया माइनस, क्या लिखोगे के क्यू। अब दूरी माइनस से क्या है, माइनस वाले से, यहां से दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है L/2, अरे ये दूरी L/2, कह दो तुम्हें आ गया R-L/2 का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस। अगर तुम ऐसे पढ़ो ना तो मजा आ जाए। मैं एक बार समझ गया, तुम चौथी क्लास में ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, दूसरी में तुम बर्बाद पढ़ते हो, चौथी में तुम्हें लग रहा है कि यार अब तो घर ही तो जाना है, एक दिल में वो रहते हैं सुकून की, आज का कार्यक्रम खत्म। भाई मेरे कहने में आज तुम जितना बोल रहे हो ना, मैं बहुत ताज्जुब में हो रहा हूँ यार, इतना गजब बोल रहे हो, नहीं तो ऐसे पड़े रहते हैं। नहीं आज तो तुमने कलाकारी कर दी यार, समझ में आ रहा है सर, आ जाए बोलो के क्यू का ले लू कॉमन अंदर, 1/r-L/2 का होल स्क्वायर, 1/r+L/2 का होल स्क्वायर के क्यू। क्या करें अब, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, अरे इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो वो तो ऐसे कैसे रख दिया। अंदर की टर्म देखी a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करना है अभी, खोलो इसको, तो ये वाली टर्म खुलेगी, खोलो इसको, आर स्क्वायर एल प्लस आर एल, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस, अब ये वाला खुलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। अब इसमें माइनस आता, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा आर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्या बचा, तो ई ऑफ एक्सिस क्या बचा, के क्यू अंदर 2RL और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। एक्चुअली में तो आंसर यही याद रखना होता है हमें, लेकिन हमारे लिए हमेशा ये है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम क्या पढ़ते हैं शॉर्ट डाइपोल, और शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है उसकी लेंथ कम, तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो क्या बना ई एक्सिस, बोलते रहो, अच्छा ऊपर में जाऊं पी की फॉर्म में आंसर है, पी की फॉर्म में, तो Q इंटू एल क्या हो गया P, 2KP बाय आर क्यू, अरे आर काट दिया ना एक, चेपो चेपो चेपो, हेलो।
हाँ जी, लिख लिया। कि डेरिवेशन बहुत मुश्किल है। क्या इससे मुश्किल डेरिवेशन हम कर चुके हैं? क्या जीवन पहले ही बहुत कष्ट में है? क्या ये कष्ट कुछ भी नहीं है? अरे फोटो खींच लो। अब कह रहे हैं तो लिख लिया, फिर भी फोटो खींच रहे हैं कि फोटो में कैसा रहा देख तो लूं। चले भाइयों, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो बताइए इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? नेट कहाँ बचेगा? ये इधर। नेट कहाँ बचेगा? इधर। और इधर ही कौन है? पी। अरे पी कहाँ है? इधर ही तो है। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है? ई एक्सिस वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। कि एक्सियल पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मोमेंट की होती है। याद होना चाहिए, पहला फॉर्मूला यही है डाइपोल का। लिख लो डाइपोल वन। मतलब डाइपोल का 9 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला और ज्यादा हो गए 9। एक टॉपिक तो 5 दिन चलेगा भाई ये। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है। चलें आगे। जैसे तुम लिख रहे हो ज्यादा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद हो गया? पी क्या है? प्रेशर या मोमेंटम? क्या है? और दूसरी गलती रखना, ये आर क्या है? डिस्टेंस कहां से है हमेशा? सेंटर से। दूसरा इक्विटोरियल पोजीशन। ये टाइम हो गया क्या अपना यार? ऐसे कैसे हो गए? 8-10 पे हो गया क्या? पता नहीं लगा ना टाइम का। भाई सुबह भी हो गई थी। अगर मैं इसको ऑन करूंगा ना, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। चलिए डेरिवेशन कर लेते, 5 मिनट का है एक्सेल वाला भी। वो करना तो कल भी पड़ेगा। देखो ई एट इक्विटोरियल इक्विटोरियल पोजीशन। सीधा फॉर्मूला लिख दूं?
सीधे फॉर्मूले लिखाते हैं हम ड्रॉपर बैच में, लेकिन बोर्ड की वजह से क्या कराना पड़ रहा है मुझे, डिराइव। कि मुझे कोई शौक थोड़ी आ रहा है भाई डिराइव करने का, लेकिन अब तो वही बात है, फिर आ गया तो इसलिए अपन कर तो लेते ही हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, सब कुछ कॉपी में मिल जाए। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इक्विटोरियल पोजीशन यही वाली होगी। मैंने मान लिया कहीं यहां पर पॉइंट है, दूरी कहां से लेते हैं हमेशा, सेंटर से, कितनी आर, इस पॉइंट पर निकालिए इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो सर तुरंत निकाल लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो सर? सर एक तो ये वाला कहां जाएगा, बाहर, और इसकी वजह से अंदर। तो क्या मैं ऐसे बोलता हूं इससे फील्ड बाहर जाएगा? अरे बोलो, लिखो मत, बोलो। इसकी वजह से इधर, ये है ई प्लस, ये है ई माइनस। अगर देखें तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। समझ गए हो बच्चों? तो ये एंगल भी थीटा। तो ई का ये वाला कंपोनेंट कॉस, और इसका भी कॉस, खेल खत्म। दोबारा दोबारा दोबारा, ई का ये वाला ई प्लस कॉस थीटा, और इसका इधर की तरफ ई माइनस कॉस थीटा, दोनों का खेल तो खत्म। केवल कौन से बचेंगे, साइन वाले। तो लिख दू 2e साइन थीटा। समझ में आना चाहिए यार। तो E एट इक्विटोरियल, हाँ बेटा, ये E माइनस का मतलब है इस माइनस के कारण, वो प्लस वाला है, पर दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, सेम। अरे एक्स ही तो है। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है, सब मैं लिख दूंगा, टेंशन ना लो तो। अबे सेंटर से दूरी पहुंचू, ये कितनी है, l/2। ये एक्स थोड़ी निकाल पाओगे तुम पाइथागोरस से, l² 4 प्लस प्लस ये दूरी r²। क्या लिखू बता इस पे अब, 2e साइन थीटा। जरा मुन्ना e की वैल्यू खोलना, k क्यू बाय x²। अबे चार्ज की दूरी क्या है, घोंचू x। अब साइन थीटा कैसे लिखू, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आया, l/2 और हाइपोटेनस x। 2 ने 2 को k क्यू l बाय एक्स क्यू, क्यू एल क्या बन गया, p। तो आंसर k p बाय एक्स क्यूब। फिर वही बातें, x की वैल्यू पुट करिए, तो फिर वही बातें कि इफ r इज वेरी ग्रेटर देन l, तो x की वैल्यू r ही आ जाएगी। तो क्या लिखूं, E एट इक्विटोरियल के पी बाय आर क्यू, उसमें क्या था 2kp बाय आर क्यू। याद कैसे रखोगे, ई में क्या आ रहा है, एक। एक कैसे तो लिखते हो इंग्लिश में, ई के। इक्विटोरियल में भी क्या आ रहा है, तो उसमें क्या आएगा 1 इंटू के पी आर बाई आर क्यूब, और एक्सियल में 2kp बाय आर क्यूब। ऐसे याद कर लूंगा मैं तो। अच्छा दिशा के बारे में क्या ख्याल है, जरा ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है, डाइपोल। अरे डाइपोल की दिशा ये है ना, और ई की पीछे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए ना दोस्त, तो ई इक्विटोरियल बराबर के माइनस पी डिवाइड बाय आर क्यूब। नमस्कार। माइनस पी कैसे आया, दिशा दिशा दिशा, इसमें दिशा कहां है, इधर है, और पी कहां है, तो पी के क्या है, अपोजिट। अरे भाई मैं पहले, मैंने आदत सुधार ली थी दिशा बोलने पे, क्योंकि किसी की मम्मी का नाम ही क्या निकल गया था, दिशा। हाँ हाँ, ये याद कराऊंगा, कल पॉइंट लिखाऊंगा,
एक्सियल में जहां P होता है वहीं 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 E की दिशा होती है, और इक्वेटोरियल में P के अपोजिट होती है। फॉर्मूला याद हो गया कि पता? इक्वेटोरियल का KP/R³, और मैं क्या पूछ रहा था? लाओ, बहुत है, कदम खेल। चाहो तो तीसरा भी करा दूं। तीसरा क्या है? अंट शंट इन जनरल, किसी भी पॉइंट पे अपने सिलेबस में है। कल ही कराऊंगा, नहीं करा था। ज्यादा कराने से फिर क्या होगा? खेल खत्म हो जाएगा। अरे मुर्दे में जान आने लगी है, और फिर ऐसा कर दो कि वो खत्म। लीजिए साहब, होमवर्क चाहिए पहले तो, जो आज पढ़ाया उससे रिलेटेड होमवर्क। सीबी, अरे वो करा दी कि ड्रॉप मिक्स करके नहीं बनती है। सवाल नहीं करा था मैं उसके, होमवर्क में दे दिया ना मैंने सवाल, मैं दे दूंगा आज। और लिखो CB7, CB7 क्वेश्चन नंबर 1 और 3, CB7 1 और 3, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 67, 67, 74 से लेकर 82, किसमें? एक्सरसाइज 1 में 74 से 82। ELP 9, 8 तक हो चुकी है। ELP 9 का क्वेश्चन नंबर 5 ओनली। ELP 9 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, जय हिंद, गुड नाइट।